Hi guys, welcome to this particular session. The agenda would be to discuss question number 6 from your 2024 introductory statistics for economics paper. So let's start. The question goes like this. There is an examination. An examination is frequently regarded as being good in the sense of determining a valid grade spread for those taking it. So basically, agar exam mein there is enough spread between different kind of marks that people are getting, so it's considered good. If the test score of those who are taking the examination can be approximated by a normal density function. तो टेस्ट स्कोर जो है, लेट्स से दे आर अप्रोक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो द इंस्ट्रक्टर ऑफन यूजेस टेस्ट स्कोर, जो भी उनके टेस्ट स्कोर आए हैं, टू एस्टिमेट द नॉर्मल पैरामीटर म्यू. म्यू और सिग्मा को यूज करते हैं. जो भी टेस्ट स्कोर आते हैं बच्चों के, वहां से म्यू और सिग्मा निकालते हैं. एंड देन दिस पर्सन, द प्रोफेसर, असाइंस द ग्रेड ए टू द स्टूडेंट्स जिनका स्कोर म्यू प्लस सिग्मा से बड़ा आया है. सो जिन भी बच्चों का स्कोर, तो इन्होंने म्यू की वैल्यू निकाल ली, सिग्मा की वैल्यू निकाल ली. जिन भी बच्चों का म्यू प्लस सिग्मा से बड़ा स्कोर आया, उनको वो मार्क्स दे देंगे ए. ठीक है. एंड बी टू दोज हु हैव स्कोर्ड बिटवीन म्यू एंड म्यू प्लस सिग्मा. तो ये म्यू हो गया. म्यू और म्यू प्लस सिग्मा के बीच वाले जो भी बच्चे होंगे, जिनका भी स्कोर इनके बीच में लाई करेगा, उनको बी ग्रेड दे दिया जाएगा. C will be given to those who score between mu minus sigma and mu. तो ये मान लो mu minus sigma हो गया. तो mu minus sigma से लेके mu के बीच में जिन्होंने भी स्कोर किया है, उनको C ग्रेड मिल जाएगा. And D will be given to those uh, D to those whose score is between mu minus 2 sigma and mu minus sigma. तो ये म्यू माइनस 2 सिग्मा हो गया. तो जिन भी बच्चों का स्कोर इसके बीच में आया होगा, उनको ग्रेड डी दे दिया जाएगा. एंड जिन भी बच्चों का म्यू माइनस 2 सिग्मा से नीचे अगर स्कोर आया, तो उनको जो है ग्रेड मिल जाएगा एफ. सो दे हैव फेल्ड द एग्जाम. सो एनी स्टूडेंट हु स्कोर्स बिलो दिस विल बी गिवन अ ग्रेड एफ. इस हिसाब से इन्होंने ग्रेडिंग का सिस्टम बनाया हुआ है. ठीक है. तो अब आपको ये बताना है, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर ए बी सी डी. तो ए स्कोर मिलने वाले कितने लोग हैं, बी स्कोर कितने लोगों को मिला, सी स्कोर कितने लोगों को मिला, एंड डी स्कोर कितने लोगों को मिला. आपको ये सब बताना है. ठीक है. तो हमें ये बताया गया है कि जो टेस्ट स्कोर है वो क्या है, दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा. सो मतलब विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आपका स्कोर है, तो वो कितना परसेंटेज होता है. ये कुछ नंबर्स हैं जो हमने ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफी फेमस है. सो दैट इज क्लोज टू 68%. या फिर अगर आप एग्जैक्ट होना चाहते हो तो 68.27%. 68.27% जो है, वो लोग होंगे जिनका स्कोर म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा के बीच में होगा. ठीक है. सिमिलरली, अगर टू स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर आपको रहना है, म्यू प्लस 2 सिग्मा एंड यहाँ पे म्यू माइनस 2 सिग्मा, टू स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में कितने लोग हैं, वो परसेंटेज कितना होता है. टू स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर रहने के लिए जो परसेंटेज हमारे पास होता है, दैट इज क्लोज टू 95.4%. 95.4%. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर्टी होती है कि 68.27% ऑफ वैल्यूज lie within one standard deviation. 95.4 percentage of values lie within टू स्टैंडर्ड डेविएशंस. ठीक है. तो ये हमने परसेंटेज बता दी है, और ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होता है. ठीक है. तो अब जो चीजें हमने बताई हुई हैं वो ये है कि म्यू से लेके म्यू प्लस सिग्मा वाले लोग जो हैं, उनको क्या स्कोर दिया गया है, उनको स्कोर दिया गया है बी. ठीक है.
इन लोगों को जो बीच में रह गए, इन लोगों को स्कोर दिया गया है सी। ये सारे लोगों को क्या स्कोर दिया गया है? ए। ये लोगों को क्या स्कोर दिया गया है? डी। इससे नीचे वालों को क्या दिया गया है? ई। ठीक है, तो सी कितने लोगों को स्कोर दिया गया है? जो 68.27 है उसका हाफ कर दो, राइट? सो हाफ ऑफ 68.27, so 68.27 by 2 is how much? This is 34.1, and then let's say 1, and then 3, 5. So approximately this percentage of students got बी बी ग्रेड। बी ग्रेड कितने लोगों को मिला? इतने लोगों को। सी ग्रेड कितने लोगों को मिला? अगेन 34.135% स्टूडेंट्स गॉट सी ग्रेड। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो हाफ हाफ डिवाइड हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये देखना है कि डी ग्रेड कितने लोगों को मिला। ठीक है, डी कितने लोगों को मिला, एंड देन वी ऑल्सो हैव टू सी कि ए कितने लोगों को मिला, बिकॉज इन द क्वेश्चन वी हैव टू से ए बी सी डी। ठीक है, तो बी और सी तो पता चल गया। अब डी के लिए आप क्या करोगे? आप देखो, ये हमें पूरा एरिया पता है, ये पूरा टोटल एरिया जो है वो कितना है? 95.4। तो अगर 95.4 में से मैं 68.27 माइनस कर दूंगी तो जो एरिया बचेगा वो ये और ये होगा, राइट? और मुझे सिर्फ इस एरिया की जरूरत है, राइट? तो मैं जो भी मेरा रिजल्टेंट एरिया आएगा उसका हाफ कर दूंगी, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज 95.4% minus 68.27%. How much will that be? So that gives me, just a moment. That gives us, yeah, so 95.4 minus 68.27, that gives me 27.13, and then I have to divide it by 2 to get the number of people who have gotten this particular score, which is D, right? तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो जो मेरा, सॉरी, so 27.13 divided by 2 gives me 13.565. This much percentage of students got score D. अब आपका टास्क है कि ए निकालना है आप। तो ए निकालने का भी सिंपल सा तरीका है। ए किस तरीके से निकाल सकते हो कि ए कितने लोगों को मिला? तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि देखो, ये पूरा एरिया जो है ये 50% होता है, ये पूरा एरिया 50% होता है। 50% में से ये जो एरिया है ये कितना है? ये हमने अभी निकाला था 34.135। तो इसमें से मैं 34.135 अगर सब्ट्रैक्ट कर लूंगी तो मेरे पास जो एरिया बच जाएगा दैट विल बी द वन विच इज रेलिवेंट फॉर ए। सो ए कितने लोगों को मिला? 50% में से 34.135% अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो दैट गिव्स यू 50 माइनस 34.135, that gives us 15.865%. So these many students got grade A. और अब मान लो आपको E निकालना है तो सॉरी, नॉट E, so why did I write E here? They got the grade D, F here. F भी निकाल सकते हो। एक लॉजिक ये लगा सकते हो कि ये टोटल एरिया 50% है, सी का एरिया आपको पता है, डी का एरिया पता है, उन दोनों को ऐड करके 50% में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एफ का एरिया आएगा, बट एफ हमसे पूछा नहीं है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो बी स्कोर करने वाले इतने बच्चे हो गए, सी स्कोर करने वाले इतने बच्चे हो गए,
डी स्कोर करने वाले इतने बच्चे हो गए और ए स्कोर करने वाले इतने बच्चे हो गए, ठीक है। सो दैट इज हाउ वील गो अबाउट इट। ऑल राइट, थैंक यू। All right, so let's do B part of this particular question. Uh, all right, what is the question saying? The question goes like this. Uh, a typesetting agency used by a scientific journal employs two typesetters. दो तरीके के typesetters हैं. X1 and X2 denote the number of errors committed by typesetter 1 and typesetter 2 respectively. When asked to typeset an article, suppose that X1 follows a Poisson distribution. Poisson is a discrete random variable, and X2 also is a Poisson variable with expected value 2.6 and 3.8. So X1 is Poisson with mu value equals to 2.6, and X2 is also Poisson with mu value is equals to 3.8, ठीक है। ये दो वैल्यूज दी हुई है। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x1 एंड x2? सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात ये होती है कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और इसकी वेरिएंस वैल्यू दोनों ही म्यू के बराबर होती है। तो वेरिएंस ऑफ x1 जो है वो 2.6 होगा एंड वेरिएंस ऑफ x2 जो है वो 3.8 होगा। नो प्रॉब्लम विद दैट, directly you can say this, ठीक है। All right, moving on, the next part is saying the following. Suppose that typesetter 1 handles 60% of the articles. So 60% of the articles that are there वो typesetter 1 की तरफ 1 के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, and rest of the articles 40% are handled by typesetter 2, which is automatically understood from this. Find the probability that the next article will have no एरर्स। दूसरा जो आर्टिकल पब्लिश होगा या जो भी होगा उसमें कोई एरर नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो एरर्स इज इक्वल्स टू, अब हमें नहीं पता कि ये कौन सा टाइप सेटर हैंडल कर रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट टाइप सेटर 1 इज हैंडलिंग दिस, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर्स given that it is handled by the first typesetter, plus probability that it is handled by typesetter 2, and then probability that there are no errors given that it is handled by typesetter 2, right? ये हो जाएगी law of total probability. तो probability that this any article is handled by the first typesetter is 60%, right? 0.6. And what is the probability that the number of errors are 0? There is no error. x1 x2 क्या था? Number of errors ही था, right? तो ये हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट? तो x की वैल्यू हमें क्या चाहिए? 0। नो एरर्स व्हेन इट इज फ्रॉम द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट टाइप सेटर इज हैंडलिंग द आर्टिकल। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? दिस विल बी ई पावर माइनस म्यू। म्यू पहले केस में कितना है? 2.6। 2.6 रेज टू द पावर एक्स, एक्स की वैल्यू हमें क्या चाहिए? 0। देर शुड बी नो एरर्स, राइट? डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये यहाँ पे ये दोनों इस तरीके से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। प्लस probability that typesetter 2 is handling it's 0.4, and then we'll use a similar logic here with e power minus 3.8. 3.8 raised to the power x is 0, and then here is 0 factorial, right? So what do we get here? Probability of no errors 0.6 into this is anything to the power 0 is 1, 0 factorial is 1. So basically ये सिर्फ e power 2.6 हो जाएगा plus 0.4 divided by e power 3.8.
राइट। सो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2.6 and then e raised to the power that, this gives me, this is 0.6 divided by 13.4637. Or you know what I could have done that would have been better. 0.6 e power minus 2.6 plus 0.4 e power minus 3.8. So minus 2.6 and then e raised to the power that. So this is 0.6 times 0.07427 plus 0.4 into minus 3.8. So this is 0.02237, right? So this multiplied by 0.4, this gives me 0.0089483 plus 0.6 into 0.07427, 0.044562 plus 0.0089483. So that gives me 0.0535. And if I calculate the final answer, अगर हम लोग इसको approximate भी करें, approximately it is 0.05. The probability that there are zero errors is 0.05. All right. So that's how we'll go about doing this part. And then finally, the third part is saying that if the article has no errors, article में कोई error नहीं आया, so the thing that you know is that there is no error. What is the probability that it was typesetted by the second typesetter? So basically the third part is asking that probability that it came from the second typesetter given that it had no errors, right? ये निकालना है आपको। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, T2 intersection no error divided by probability of no error, right? नो एरर की प्रोबेबिलिटी अभी अभी आपने निकाली है, ये कैसे निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सो T2 गिवन नो एरर, T2 गिवन नो एरर कैसे निकालेंगे, दैट ओके इट इज इंडीड T2 and then probability of no error given that it is from T2 divided by probability of no error। तो बेसिकली हमारा ये वाला हिस्सा चाहिए हमें, राइट ये वाला probability of T2 intersection no error, this is that part, right? एंड नीचे ओवरऑल जो है हमारा 0.05 हो जाएगा। सो ये जो हिस्सा है, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, वी कैन डू दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.0089453 डिवाइडेड बाय 0.0535, राइट? सो दैट गिव्स मी, या 0.0089453 divided by 0.0535. So that gives me approximately, this is 0.1672. So approximately 0.17 you can say, 2 डेसिमल तक अगर आप करते हो तो इसको अप्रोक्सीमेट, ठीक है?
So that is how you have to attempt part number B. All right. So this is what we'll do in part number B. First was straightforward, no error के लिए आप फिर law of total probability निकालोगे, and then the other one was this base rule probability that you know T2 intersection no error given that there is no error. So that is T2 probability of no error given T2 and then divided by probability of no error. ये numbers हमने ऊपर से यूज कर लिए थे, ठीक है? So that's how we'll do this particular part. Let's start talking about part number C of question number 6. All right. So what is given to us that a coin is tossed 2 times. A denotes the number of heads on the first toss. B denotes the total number of heads on 2 tosses. ठीक है? If the coin is unbalanced and a head has a 30% chance of occurring, so probability of head अगर मान लो लिखें तो वो है 0.3, probability of tail is 0.7. that is given to us. अब हमें joint distribution बताना है. A क्या है? What is A? A is the number of heads. Sorry, number of heads in the first toss. Heads in the first toss. ठीक है? And B क्या है? Total number of heads in 2 tosses. Okay. So this is what we want. ठीक है? And और हमें इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी ये पेयर पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं. तो आप बेसिकली एक टेबल क्रिएट कर सकते हो जहां पे ए होगा यहाँ पे, बी होगा यहाँ पे. ए का मतलब है नंबर ऑफ हेड्स इन द फर्स्ट टॉस. एक बार टॉस किया तो या तो हेड आएगा या नहीं आएगा. तो नंबर ऑफ हेड या तो 0 होगा या तो नंबर ऑफ हेड 1 होगा, राइट? तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 1 हो सकता है, राइट? बी क्या है? टोटल नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस. हो सकता है एक भी हेड ना आए, हो सकता है एक हेड आ जाए या हो सकता है 2 हेड आ जाए, राइट? तो दिस कैन बी 0, 1 एंड 2. तो पहली बात तो ये तो पॉसिबल नंबर्स हो गए. और अब आपको इनकी बस पॉसिबल वैल्यूज जो है प्रोबेबिलिटी की बता दोगे, अगर बॉक्सेस में फिल कर दोगे तो वो आपका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट? तो एक एक करके देखते हैं. प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ हेड इन द फर्स्ट टॉस, ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू भी 0 हो. इसका मतलब क्या है कि पहली बार जब टॉस किया तो क्या आया? तो बेसिकली दे आर आस्किंग व्हाट. पहली बार टॉस किया तो हेड नहीं आया, 0 है, टेल आया. और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टाइम्स? 0. तो मतलब दूसरी बार भी टेल आया. तो टेल टेल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, राइट? दोनों इंडिपेंडेंट होंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. टेल की प्रोबेबिलिटी है 0.7, सो 0.7 इंटू 0.7, तो ये हो जाएगा 0.49. तो आपने यहाँ पे 0.49 लिख दिया, ठीक है? ये हो गई पहली बात. probability that a value is 0 and b value is 1. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहली बार हेड नहीं आएगा और टोटल नंबर ऑफ हेड जो है वो 1 है. तो इसका मतलब दूसरी बार हेड आएगा. तो दैट इज पहली बार हेड टेल आएगा और दूसरी बार हेड आएगा. ये हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विच इज 0.7 इंटू 0.3 विच इज 0.21. ठीक है? तो यहाँ पे हमने 0.21 लिख दिया. फाइन, ठीक है. अब ये क्या होगा? a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 2. a इज इक्वल्स टू 0 मतलब पहले कॉइन में हेड नहीं आएगा. b इज इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है कि दूसरे कॉइन में, मतलब 2 बार जब हमने टॉस किया तो दोनों बार हेड आया. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल कि दो दो बार हेड आ जाए और पहली बार हेड ना आए. ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, इट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट. सो इम्पॉसिबल इवेंट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0. तो आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, ठीक है? सिमिलरली मूविंग ऑन दिस, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट ए की वैल्यू 1 है लेकिन बी की वैल्यू 0 है. पहली बार तो हेड आना चाहिए. पहली बार नंबर ऑफ हेड इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ हेड इज 0.
दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें जीरो रखनी पड़ेगी, जीरो, राइट। ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू भी वन, ये क्या होगा, पहली बार हेड आएगा और टोटल नंबर ऑफ हेड भी एक ही हो, तो इसका मतलब दूसरी बार टेल आ गया होगा, राइट। तो हेड टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, राइट। इंडिपेंडेंट है हर टॉस। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 0.3, टेल की प्रोबेबिलिटी 0.7, तो ये हो जाएगा 0.21, ठीक है। तो ये हो गया भाई 0.21, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू टू है। इसका मतलब क्या है, पहली बारी में हेड आ जाए और टोटल नंबर ऑफ हेड दो हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों बार हेड आना चाहिए, तभी जाके ये चीज हो सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3 विच इज 0.09, तो ये हो जाएगा 0.09। ये हमारी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब ये तो हो गया जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने बता दिया जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना मतलब आपने ये अपनी टेबल बढ़िया तरीके से बना के एक एक नंबर एक्सप्लेन कर दिया, एंड दैट इज ऑल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरा हिस्सा है, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू दिस, सेकेंड पार्ट इज आस्किंग यू दिस, चेक वेदर ए एंड बी आर डिपेंडेंट यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेजर्स। तो हम लोग सिंपल एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि भाई हमारी टेबल दी हुई है, तो जब इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी, जो भी नंबर ले रहे हैं, दैट शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होना चाहिए, राइट। तो यहां से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं, तो क्या होगा, ए की वैल्यू जीरो होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती, कितनी है हमारे पास, इन दोनों का हॉरिजॉन्टली सम विच इज 0.7, ये हो जाएगा 0.7, और ये कितना हो जाएगा 0.3, और सम है यहाँ पे वन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की वैल्यू जीरो, यहाँ पे 0.49, इन दोनों को वर्टिकली सम कर दोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.42, और यहाँ पे फिर सम करोगे तो कितना हो जाएगा 0.09, ठीक है। और इनका भी टोटल सम जो है वो वन आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जैसे मान लो अगर आप इस चीज को देखोगे कि एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ रहा है तो इंडिपेंडेंट होते हैं। बट अगर किसी एक भी पॉसिबिलिटी के लिए ऐसा नहीं हो रहा है तो देन वील से दे आर डिपेंडेंट। तो जैसे अगर यहाँ पे आप इसको देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग इक्वल टू वन, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग इक्वल टू जीरो, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वन। अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो बी जीरो की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.49 इंटू एक वन की वैल्यू कितनी थी 0.3, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन ये जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है अकॉर्डिंग टू दिस बॉक्स, दैट इज जीरो। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट A and B are not independent, so A and B are dependent. They are dependent. ठीक है, तो ये डिपेंडेंट हो गए, सो दैट शोज दैट दिस इज नॉट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, फाइन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर सी, sixth question. C part was for 10 marks, and this particular question was for also 10 marks, 10 10, and the first one was for 5 marks. So overall question number 6 was for 25 marks. Okay, so there is one last question which is left from this paper, which is question number 7, which we will be doing in the next session. Okay, all right, thank you.